एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं हिमांशु वत्स, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम में टॉप किया है। ये है नंबर 1 टॉपर विद नंबर 1 रैंक। सो कांग्रेचुलेशन सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी सक्सेस के लिए। Thank you so much, ma'am, and thank you for inviting for this session. And it's a great honor for me to be present at Disha and sharing my strategy. हम लोग बहुत खुश हैं सर कि आप आज हमारे ऑफिस में आए हमें इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, आपका रिजल्ट कब आया सर? मैम, मेरा रिजल्ट 2 जून 2023 को आया था और फ्राइडे का दिन था वो। ओके और कैसा लग रहा है सर आपको? मतलब रैंक इतनी अच्छी के मतलब नंबर 1 रैंक है आपकी, तो आई मीन इट्स अ ह्यूज थिंग। सो हाउ डू यू फील? मैम, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और शुरुआत में तो अनबिलीवेबल लग रहा था, अब तो चीजें डाइजेस्ट हो गई हैं। शुरुआत में ऐसा फील हुआ था कि हाँ, हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट रैंक 1 तो नहीं सोचा था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो बोलते थे कि टॉप 10 में एक रैंक हिमांशु की रिजर्व है, कुछ लोग बोलते थे कि रैंक 1 रिजर्व है हिमांशु की, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे रिटर्न में स्कोर ठीक था। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरी रैंक 1 आ जाएगी। मेरे टीचर्स को, मेरे फ्रेंड्स को विश्वास था, बट मुझे रैंक 1 पे विश्वास नहीं था। हम तो सर इमेजिन ही कर सकते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी होगी और क्या जबरदस्त स्ट्रैटेजी फॉलो करी होगी कि आपका मतलब नंबर 1 रैंक से आपने इतना बड़ा एग्जाम ये क्लियर किया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सर सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में बताइए, कितने स्टेजेस होते हैं, किसमें कितने मार्क्स होते हैं और क्या चीज डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं? इस एग्जाम के अंदर अगर मैं बताऊं तो मैम, ये एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम है, जो कि हर साल होता है, यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है। ये एग्जाम आपको एक असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि एक डायरेक्टली अपॉइंटेड गजेटेड ऑफिसर है इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, वो बनाता है, जिसके अंदर आपकी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनएसएस भी है। इस एग्जाम के अंदर टोटल 3 पार्ट्स होते हैं: रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन के अंदर हमारे 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज एन ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसके अंदर आपके 125 क्वेश्चंस होते हैं। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। देन सेकंड पार्ट, आपका पेपर 1 जिस दिन होगा उसके 2 घंटे बाद आपका पेपर 2 होगा, जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर है। ये आपका इंग्लिश का भी और जीएस का भी दोनों का कंबाइंड पेपर है, जिसके अंदर आपको एसेज लिखने हैं, आर्गुमेंट लिखने हैं, रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आपको प्रीसी सोल्व करना है, कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना है, और उसके साथ साथ 25 मार्क्स की ग्रामर भी आती है, जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर है। तो ये 200 मार्क्स का पेपर है, जो कि आपको 3 घंटे के अंदर करना है। पहला पेपर आपको 2 घंटे के अंदर करना था। जब रिटर्न को आप क्वालिफाई करते हो, तो अगर इसकी कट ऑफ के बारे में थोड़ा आइडिया दूं, तो पेपर 1 की कट ऑफ पहले क्वालिफाई करना, उसके बाद आपका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 में मिनिमम 200 में से आपको 50 मार्क्स चाहिए। अगर 50 से नीचे आए तो आपके चाहे 250 क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपको 50 क्रॉस करना है, फिर उसके बाद आपका पेपर 1 का जो स्कोर है, वो पेपर 2 का स्कोर है, वो टोटल होकर के एक अलग से कट ऑफ आएगी। अच्छा, वो कट ऑफ जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फिजिकल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब सेकंड पार्ट इसका फिजिकल मेडिकल है, जिसके अंदर बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है। बॉयज को 100 मीटर करनी होती है 16 सेकंड के अंदर, गर्ल्स को 18 सेकंड के अंदर। 800 मीटर करनी होती है बॉयज को 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर, गर्ल्स को 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। लॉन्ग जंप आपको करनी होती है 3.5 मीटर बॉयज को, गर्ल्स को 3 मीटर करनी होती है 3 चांसेस के अंदर। और आपको शॉर्ट पुट 4.5 मीटर फेंकना होता है बॉयज को। एक चांस, पहले एक चांस था, 2023 से 3 चांसेस कर दिया यूपीएससी ने इसमें। अभी रिसेंट जो चेंज आया उसमें 3 चांसेस आपको शॉर्टपुट में मिलेंगे, और बॉयज के लिए है शॉर्टपुट, गर्ल्स के लिए शॉर्टपुट नहीं है। 7.26 केजी की बॉल है, जो कि आपको फेंकनी होती है 4.5 मीटर। देन आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो तो अगले दिन आपका मेडिकल होगा। कुछ पार्ट उसी दिन होता है, कुछ अगले दिन होता है। फिर मेडिकल में आपका चेस्ट का एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, आपके नोकनी, फ्लैट फुट, आईज के लिए पावर +-4 डायोप्टर है, लासिक अलाउड है आपका 6 महीने से अगर पुराना है लासिक। तो इतना कुछ होता है इसमें, बहुत कुछ होता है। ओके तो शुरुआत करते हैं आई थिंक रिटन एग्जाम पूरा से। अभी बच गया, इंटरव्यू में था ना। अच्छा, अभी इंटरव्यू भी है। तो आपका ये सब मेडिकल होने के बाद फिर आप अगर मेडिकल क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है 2-3 महीने बाद। और यूपीएससी का जो मेन सेंटर है ढोलपुर हाउस, उसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है, और सारे यूपीएससी के इंटरव्यू वहीं होते हैं। और वो इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होता है। फिर फाइनल जो आपका सिलेक्शन होता है वो डिसाइड होता है पेपर 1 के मार्क्स, पेपर 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स। ये मेरिट बनती है। तो शुरुआत करते हैं सर रिटन पेपर से। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज आपने अपनाई, किस तरह से आपने तैयारी करी रिटन पेपर की? मैम, एक्चुअली मैंने अपनी शुरुआत जो की थी वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन से की थी। तो कहीं ना कहीं मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था। मैंने 1 साल सिविल सर्विसेज में दिया था। बस मैंने ये पता लगाया कि सिविल सर्विसेज और सीएपीएफ में डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस को कवर करने में हार्डली 20-25 डेज लगते हैं अगर कोई सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है तो। अच्छा, तो वो सिविल सर्विसेज की 1 साल की तैयारी और उसके अलावा 15 दिन सीएपीएफ के एक्स्ट्रा, ये मेरी टाइम था जो मैंने लगाया। और वो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, वरना स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि हमने आईएएस की तैयारी कर ली तो ये तो क्लियर हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
उसके लिए जो अलग से करना है ना, वो पता लगाना बहुत जरूरी है, तो मैंने उस पे काम किया। तो सर क्या डिफरेंस है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में और इसमें? मैम उसमें डिफरेंस ये है कि उधर जो करंट अफेयर्स आते हैं वो बहुत ही डीप वाले आते हैं, लेकिन सीएपीएफ में वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स आते हैं। अच्छा। अवार्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आते हैं, मूवीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा साइंस, सिविल सर्विसेज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है जो कि आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, लेकिन सीएपीएफ में जनरल साइंस आती है जो कि आपकी 6 to 10 एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी। ओके। और इसके अलावा मैथ्स जो है, रीजनिंग, वो सिविल सर्विसेज में सिर्फ क्वालिफाइंग है, इधर उसके मार्क्स जुड़ते हैं। तो मैंने ये पता लगाया कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मैं इंजीनियर हूँ, तो इसके अंदर 100% स्कोर करना है। तो ये कुछ डिफरेंस है, बाकी सब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी दोनों एग्जाम में सेम है। ओके। इससे याद आया सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें पहले बताइए। मैम मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसे है कि मैं झटीका गांव नजफगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी 10th अपनी 12th दोनों ही मैंने नजफगढ़ से ही पास करी है। 10th मैंने कृष्णा मॉडल स्कूल से एंड 12th मैंने राव मान सिंह पब्लिक स्कूल से की है। देन मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनएसआईटी दिल्ली, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारका, यहाँ से मैंने अपनी बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की है 2019 में, और उसके बाद फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। ग्रेट। जी मैम। और सर रिटन पेपर के बारे में जैसे आपने बताया कि आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी, उसके बाद फिर आपने डिसाइड किया कि मैं ये वाला एग्जाम भी दूंगा, तो उस टाइम पे आपको क्या चैलेंजेस आए? मतलब एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में किस तरह से आपने ट्रांजिशन किया, क्या प्रॉब्लम्स फेस किया आपने? मैम ज्यादा कोई बड़ा चैलेंज तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम का एक सबसेट है सीएपीएफ का एग्जाम का सिलेबस। अगर आपने सिविल सर्विस की ठीक से तैयारी करी है तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। मुझे सिविल सर्विस में थोड़े चैलेंजेस आए, लाइक मैंने कोई कोचिंग भी नहीं लिया सिविल सर्विसेज की, ना ही मैंने कोई सीएपीएफ की कोचिंग लिया। तो पहले अटेम्प्ट में मैंने अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, मैंने मेंस लिखा था, लेकिन उसके 2 अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ बार बार। तो मैंने कहीं ना कहीं सीएपीएफ को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया कि हमें सिलेक्शन लेना है, कोई भी रैंक पे ग्रुप ए ऑफिसर जो है वो बनना है किसी भी फोर्स के अंदर, किसी भी सेक्शन के अंदर। तो हमने सीएपीएफ को चूज किया। एक मेन चैलेंज जो मेरे सामने आया सीएपीएफ में खासकर, वो था इंटरव्यू। लाइक लास्ट ईयर मुझे इंटरव्यू में 60% मार्क्स मिले थे, आई स्कोर 90 आउट ऑफ 150। बट इस बार मैंने काफी ज्यादा टाइम भी मिला हमें, और मैंने काफी ज्यादा मेहनत भी की, और इस बार मेरे 110 मार्क्स हैं जो कि काफी अच्छे और वन ऑफ द हाईएस्ट भी है। तो इंटरव्यू बहुत ही मुश्किल पार्ट है। हम तो हमेशा ये सुनते हैं कि जो फिजिकल वाला जो पार्ट होता है इसका पेपर का, अक्सर वो ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, तो उसके बारे में कुछ बताइए और उसके लिए कैसे तैयारी करके जाना होता है? जी मैम, जैसे एग्जाम देने वाले जो लोग हैं, एग्जाम फॉर्म भरने वाले 3 लाख जो लोग हैं, उसमें से एग्जाम देने वाले 1 लाख लोग हैं, रिटर्न क्वालिफाई करते हैं 1500 के अराउंड, लेकिन फिजिकल मेडिकल उस 1500 में से केवल 600-700 का पार होता है। तो कहीं ना कहीं 50% रिजेक्ट कर देता है ये। तो वो टफ पार्ट नहीं है उतना ज्यादा, बस आपको थोड़ा सा फिजिकली फिट रहना है, मेडिकली फिट रहना है। अब मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ, उधर घूमते घूमते हम फिजिकली फिट रह लेते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चा कोचिंग सेंटर्स के अराउंड रह रहा है उसके पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरे काम का टाइम नहीं है। तो ये एक चैलेंज होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो 6 फीट से भी ज्यादा हाइट के हैं, मेरी तो फिर भी कम है, 6 फीट से हाइट वाले लोग मैंने लॉन्ग जंप में बाहर होते हुए देखे हैं। तो फिजिकल मेडिकल एक चैलेंजिंग पार्ट है, आपको उसके लिए अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा। और आपने कैसे प्रैक्टिस किया था जाने से पहले इसके लिए? मैम जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था सीएपीएफ का 2020 में, उसमें मैंने 3 महीना प्रैक्टिस की थी लगभग फिजिकल के लिए। मेडिकल की तो कोई प्रैक्टिस नहीं है। 3 महीना मैंने प्रैक्टिस करी, डेली लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करना, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करना। सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ 7 दिन दिए, थर्ड अटेम्प्ट में सिर्फ 7 दिन दिए, क्योंकि वो 3 महीने मैं फिट हो चुका था, बिल्कुल आदत हो गई थी मुझे उस काम की। तो ये तो ऐसा एग्जाम है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करके ये क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इसके बाद आपने कहा कि इंटरव्यू आपका पिछली बार नहीं हुआ था, उसमें कम मार्क्स थे, तो इस बार आपने उस पर वर्क किया। तो इंटरव्यू क्या बहुत चैलेंजिंग होता है? किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैं लास्ट ईयर में ये कहूंगा कि कम तो नहीं थे, 90 मार्क्स थे, जो कि एवरेज है, एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा ही कहूंगा, बट इस बार एवरेज से बहुत ज्यादा है। तो ये वन ऑफ द हाई स्कोर है। तो इंटरव्यू में चैलेंज मेरे लिए तो ये था कि इंग्लिश एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं पढ़ा इंग्लिश में ही हूँ, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में मैं रहा हूँ वहां इंग्लिश दूर दूर तक नहीं बोलता कोई भी। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था। उसके लिए मैंने फिर ऑल्दो चैलेंज मेरे सामने ये था कि मैं इंग्लिश में देना है कि हिंदी में देना है। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो हिंदी में ही दे के आते हैं। तो मैंने पिछली बार भी हिंदी में दिया, इस बार भी हिंदी में दिया, और हिंदी में देने के बाद भी मैंने अच्छा स्कोर जो है वो किया। तो इससे कहीं ना कहीं ये होता है कि इंटरव्यू में आपकी लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, आपकी पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ता है, आप कितने ऑनेस्ट हो, कितनी आपको समझ है, बात करना, डिसेंसी, थोड़ा सा उनके सामने थोड़ा सा सहज बन के बात करना, ना कि एरोगेंसी के साथ। इतना काफी है। बाकी सवाल जो आपने पूछे कि क्या पूछे जाते हैं, तो रिटर्न आप क्वालिफाई करते हो तो आपसे एक फॉर्म भराया जाता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका हॉबीज, आपकी इंटरेस्ट, आपका फोर्स प्रेफरेंस, उसके सवाल होते हैं। एक इंटरनल सिक्योरिटी हमारी कंट्री की जो कि हम गार्ड कर रहे हैं,
जो CAPF है वो सारी इंटरनल जी। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन करती है, बिल्कुल। तो उसके सवाल होते हैं। एंड तीसरी चीज जो होती है वो करंट अफेयर्स। तो ये 3 मेजर चीज होती है। ओके। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या बहुत ज्यादा ग्रिल किया जाता है इंटरव्यू के टाइम पे? क्या बहुत सारी चीजें एक साथ पूछी जाती हैं, या फिर ठीक है काम होता है कि हैंडल किया जा सकता है वो प्रेशर? मैम ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी पर्सन के साथ ग्रिलिंग बहुत ज्यादा होती है, किसी के साथ Okay. नहीं होती है। किसी का इंटरव्यू 40 मिनट चलता है, उसके बाद भी उसको कम नंबर मिलते हैं। किसी का इंटरव्यू 17-18 मिनट चलता है, उसके बाद भी उसको हाई स्कोर मिलता है। लाइक इस बार मुझे 18 या 20 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला और मुझे 110 मार्क्स मिले। ग्रिलिंग बहुत ज्यादा हुई, लेकिन एक ही क्वेश्चन के ऊपर हुई। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी कोई ग्रिलिंग नहीं हुई, उसके बाद भी उनके अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी ग्रिलिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, फिर भी उनके मार्क्स लो है। तो ग्रिलिंग होती भी है, नहीं भी होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो उनको एक सवाल में पता चल गई, तो वो ज्यादा आपको तंग नहीं करेंगे, छोटा इंटरव्यू लेकर के भी आपको अच्छे मार्क्स देंगे। बट उनको नहीं, इस ये निकाल नहीं पा रहा, इसमें से कुछ निकलवाना है, कुछ गलत ही निकलवाना है, इसके लिए वो आपके इंटरव्यू को लंबा भी खींच सकते हैं और कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो। तो कोई एग्जांपल दीजिए सर, अगर कोई क्वेश्चन आपको याद हो जिसपे आपको ऐसा लगा कि ये तो ग्रिल कर रहे हैं। जी मैम एग्जाम्पल तो काफी अच्छा है। और जब मुझसे पूछा गया था कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन CAPF, मैंने बताया कि सर इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि CISF को क्यों चॉइस दी। मैंने कहा सर ये रीजन है, मैंने CISF चूज की। तो वो बोलते हैं आपने सारी अच्छी अच्छी फोर्स आगे रख दी और जो टफ फोर्स है वो पीछे रख दी। तो मैंने कहा सर CISF के नाम में फोर्स है, तो वो आराम कैसे हो सकता है? वो फोर्स जो है वो तो मैंने तो वो भी कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला अरे सच बोलो यार। रियल इंटरव्यू में वो मुझे बोले अरे सच बोलो यार, अब तो सच बताओ। तो मैंने उनको स्माइलिंग फेस के साथ कि सर मैं सच्ची बोल रहा हूँ। और एक जगह और मेरे साथ जो ग्रिलिंग हुई वो ये थी कि आप प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठे। जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ उधर बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं। मैंने बोला सर मैं बैठा ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि आपको मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों नहीं बैठे। मैंने उनको बताया, बोलते नहीं नहीं कुछ और बताओ। मैंने बताया उनको अच्छे से, तो वो सेटिस्फाइड कहीं ना कहीं नहीं लगे थे, वो बार बार वही चीज पूछ रहे थे। फिर मैंने उनको फाइनली बोला कि सर मैं शुरुआत से क्लियर था, मुझे यहीं आना है, 2 अटेम्प्ट एटलीस्ट देने, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद वापस कॉर्पोरेट में जाया जा सकता है। मेरी इंजीनियरिंग स्किल्स खराब थोड़ी जा रही है, वो तो मैं बाद में भी इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये मेरा जवाब। तो मतलब आपकी जो पर्सनल चॉइसेस आपने लाइफ में की हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस काफी वो पूछते हैं। जी, आपके बिल्कुल पर्सनल पूछते हैं। बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने कहाँ क्या चॉइस की, जी, क्यों बिल्कुल। की, वो सब कुछ उनको जानना जी होता है। बिल्कुल। तो सर जब हम इतने मुश्किल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना होता है पढ़ाई की तरफ, अपनी प्रिपरेशन की तरफ। बट कई बार बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं जो हमें थोड़ा पढ़ाई से अलग ले जाते हैं। क्या आपकी लाइफ में ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शंस थे जिनसे आपको फाइट करना पड़ा काफी? मैम मैं तो ये कहूंगा कि मेरी लाइफ में कोई खास बड़ा डिस्ट्रैक्शन था नहीं। जो लोग करते हैं सोशल मीडिया को डिलीट करना, फेसबुक को डिलीट करना, मैंने ना तो कभी फेसबुक अनइंस्टॉल किया, ना इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किया। व्हाट्सएप भी मेरा आज तक चल रहा है। टेलीग्राम पे मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव हूँ। यूट्यूब पे मैं पिछले 1 साल से एक्टिव हूँ। पिछले 1 साल से मैं इस एग्जाम का पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स के शादी जब बोलते हैं कि फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जाना, मैंने गाँव में जिनमें मुझे बुलाया गया उसमें भी गया हूँ, जिनमें नहीं बुलाया उसमें भी गया हूँ। मैंने गाँव में एक भी भंडारा नहीं छोड़ा है, मैं हर जगह गया हूँ। तो मेरी लाइफ में तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा। इसके साथ साथ रही बात फीमेल अपोजिट जेंडर की, तो वो भी मेरे लिए कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा। जो भी रहा बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा पिछले 7-8 साल से, बहुत मेंटेन्ड सपोर्ट, बैलेंस लाइफ, कोई इशू नहीं। छोटे मोटे तो हर जगह होता है, तो लेकिन मतलब जैसे लोग कहते हैं कि अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, लोगों से नहीं मिलना, फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड सर्कल से अलग होना है, और सबसे बड़ी बात रिलेशनशिप में तो आना ही नहीं है। तो ये सब बातें बेकार की हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको फोकस अच्छा हो तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। बेकार की भी नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि सामने वाले पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या है। वो सपोर्टिव है, वो आपकी टांग खींचने वाला है, आप या फिर आपको कंधा देने वाला है आगे ऊपर बढ़ाने के लिए, तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी फिर आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि सही चल रहा है और ये मेरे लिए यूजफुल है, मेरे लिए तो कहीं ना कहीं अच्छी चीजें रही है, सब कुछ अच्छा रहा है और बहुत सपोर्ट रहा है। शुरुआत इवन लास्ट एग्जाम के लास्ट दिन तक भी, सॉरी इंटर फाइनल रिजल्ट के 1 दिन पहले तक भी मुझे कोई कांस्टेंट डिस्कशन की कितने मार्क्स आएंगे, क्या होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीजें अच्छी थी मेरे साथ। सो इन द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू योर टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे सर रिटर्न के लिए? मैम घंटे का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, सिंपल जब उठे तभी सवेरा, अपना उठे, पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं। मतलब खेलना कूदना है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। मैं अपना पूरा दिन सुबह अपना 8 बजे या 9 बजे मैंने शुरू कर दिया, तो अपना रात को 2 बजे तक पढ़ी रही हो। बीच में लंच का ब्रेक हो गया, जिम जाने का टाइम हो गया शाम को, थोड़ा बहुत अपना ऐसे वॉक पे चले गए, दोस्तों से बात कर ली। और कभी कभार जब बोर हो गए, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो पूरा दिन ही छोड़ दिया। पूरा दिन मूवीज, पूरा दिन वेब सीरीज डाउनलोड करके पूरा दिन देख रहे हैं। लाइक 8 घंटे की 7 घंटे की वेब सीरीज में सुबह से लेकर के रात तक पूरा दिन देख रहा हूँ।
माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी होता है बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई बिल्कुल, के बीच में। बिल्कुल। मैं गेम भी खेलता हूँ। मैं तो जो जो आपके जो ये गेम्स होते हैं मोबाइल के अंदर जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह, ये सब ये भी मैंने बहुत खेला है। तो सर कई बार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या कई लोग फिजिकल में जाने के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, मतलब वो कंप्लीट नहीं कर पाते अपने राउंड्स, तो उसकी वजह से काफी डीमोटिवेशन हो जाती है लोगों को। तो उसको कैसे किया जा सकता है मैनेज, जो इस तरह से डीमोटिवेट हो जाए? मैम ये सबके साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ। मैंने सिविल सर्विस में मेंस लिखा और फिर भी 2 बार प्रीलिम्स में फेल होना। मैंने सीआईपीएफ के पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया और 6 मार्क्स से मिस हो जाना। तो 4 जनवरी 2022 का वो दिन था जब मैं लास्ट ईयर फेल हुआ था, और 4 जनवरी के बाद जून में मैंने प्रीलिम्स दिया सिविल सर्विस का 2022 में, मैं उसमें भी फिर फेल हुआ। तो मेरे लिए बहुत डिमोटिवेटिंग था। कहीं ना कहीं ये था कि मानशु 3 साल हो गए हैं, तो कुछ कर नहीं रहा है, कुछ अर्निंग नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब कुछ जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं। मैं भी डिमोटिवेटेड हुआ। मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे कॉलेज के साथ के फ्रेंड, वो मोर देन 2 lakhs पर मंथ अर्न कर रहे थे आराम से। तो कहीं ना कहीं ये था कि अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है, हमने अपना इतना नुकसान करा लिया है। ये कम से कम 20-25 लाख रुपए का नुकसान है जो हमने शुरुआत में छोड़ दिया 2019 में। वो अगर हम करते तो आज वो हमारे पास होता। तो उसी चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए खुद को बस ये सोचा कि वाई आप यहाँ आए क्यों। आपका खुद का डिसीजन था, ना तो आपके पेरेंट्स ने फोर्स किया, ना टीचर ने फोर्स किया, आपने खुद चूज किया था। तो अब आगे भी इसको आगे खुद ही बढ़ाना है, या तो इसको छोड़ के कुछ और करो या फिर इसको कंटिन्यू रखो। तो मैंने ऐसा पाथ चूज किया जो दोनों का मिक्सचर हो, जो कुछ अर्निंग भी दे, कुछ सीखने को भी मिले, साथ साथ मैं अपनी प्रिपरेशन में भी बना रहा हूँ। तो मैंने पिछले 1 साल से पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने 22 जून को प्रीलिम्स में फेल हुआ, 6 दिन लगे मुझे अपने आप को संभालने में। 27 जून को अपना जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और पढ़ाना शुरू किया अपने यूट्यूब के थ्रू बच्चों को। और आज के टाइम पे मैं 12-15 हजार लोगों को यूट्यूब के थ्रू गाइड कर रहा हूँ इसी सीएपीएफ एग्जाम का पिछले 1 साल से। तो इसने मुझे इंटरव्यू के लिए बिल्कुल खोल दिया। जितना कॉन्फिडेंट मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, उतना ही कॉन्फिडेंट मैं रियल इंटरव्यू में भी था। एक सवाल पे भी मेरे फेस पे शिकन नहीं आई थी। 2020 के इंटरव्यू में मेरे पसीना आ गया था दिसंबर के महीने में, और यहाँ मैं मई के महीने में भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, कोई 1% भी वो नहीं थी शिकन। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो सर अगर हम आपसे पूछें कि वो कौन सी कुछ टिप्स हैं जो आप सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, तो वो क्या होंगी? मैम सबसे पहली टिप तो मैं जो कहना चाहूंगा वो ये है कि सीएपीएफ ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहली चीज आपको अपने ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं लगा रहा उसके अंदर। बच्चे एक बार फेल होने के बाद, 2 बार फेल होने के बाद छोड़ देते हैं। तो अगर आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा, आपकी फैमिली को नहीं होगा, और फैमिली को नहीं होगा तो किसी को नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएपीएफ हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो, उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। हर एक एग्जाम का अलग पैटर्न है। ये नहीं होता कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाला अगर नहीं कर पा रहा है तो सीजीएल तो कर ही लेगा, भाई नहीं होगा उससे वो भी, ठीक है, क्योंकि उसका पैटर्न अलग है। वो बच्चे जो सीजीएल के हैं, 3-3, 4-4 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं अपने आप को, वो इतना आसान नहीं है। तीसरी चीज जो है फिजिकल मेडिकल, सीएपीएफ के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। और फाइनली एक मेंटोर, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई कोचिंग लेने की जरूरत है, वो आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले सकते हो। अगर आप, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं लेनी है, पैसा है, अफोर्ड कर सकते हो तो लो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो भाई खुद से अपने आप को डेवलप करो। तो वो राइट डायरेक्शन जरूरी है। उसके लिए आप कोई भी एक टीचर मेंटोर ढूंढ लो। मैं लकी था कि इस बार इंटरव्यू में मुझे एक मेंटोर मिल गए, चौधरी सर। उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बहुत हेल्प किया, और मेरे बैक टू बैक मॉक इंटरव्यू डेली लेना, रात को 8-9 मतलब 10-11 बजे 2-2 घंटे के मॉक इंटरव्यू लेना, मुझे समझाना ये गलती है, ये नहीं है। मैं कहीं और मॉक इंटरव्यू देकर के आया, उस वीडियो को एनालाइज करके बताना। सेम मेरी फ्रेंड जो थी उसने भी यही काम किया, दोनों ने मिल करके इस चीज में मुझे पुश किया, और इंटरव्यू में मैंने 20 नंबर का गेन हासिल किया। तो ये टिप्स है मेरी। बाकी ट्रस्ट एंड तो वही है कि ट्रस्ट एंड मोटिवेशन एंड परसिवरेंस होना बहुत जरूरी है। फेल हो गए, दोबारा उठो, वापस से करो, होगा, जरूर क्लियर होगा, एक ना एक दिन तो होगा। तो सर ऐसी कोई चीजें जिन पे जरूर फोकस करना चाहिए अपनी तैयारी के टाइम, वो कौन सी चीजें होंगी? मैम तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है किसी भी एग्जाम का हो, सीएपीएफ का हो, सिविल सर्विसेज हो, सीजीएल हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफी सारी पब्लिकेशंस की बुक्स भी आती हैं, दिशा की भी आती है सीएपीएफ की प्रीवियस ईयर की बुक, 11 ईयर्स की बुक है, जिसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा जरूरी है, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। एंड दूसरी चीज, पेपर 2 के लिए जो जरूरी है वो है एक टेस्ट सीरीज आपके पास होना चाहिए, जो एक ऐसा पर्सन हो जो उसको इवेल्युएट कर सके, जिसको उसकी समझ हो। तो वो राइटिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है। सीएपीएफ का पेपर 2 जो सब्जेक्टिव इन नेचर है, वो सिविल सर्विसेज के मेंस की तरह है। अगर उसमें आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, डेफिनेटली ऐसा होगा, डेफिनेटली तो नहीं कहेंगे, बट 80% चांसेस ये है कि आपका पेपर छूट जाएगा उधर। आप 3 घंटे में पेपर मैनेज नहीं कर पाओगे और आपका कुछ ना कुछ स्किप होगा। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है। और बाकी इंटरव्यू में तो रेगुलर प्रैक्टिस उसमें भी चाहिए, मॉक इंटरव्यूज जितना ज्यादा दे सको, और अलग अलग प्लेटफॉर्म जो मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप दे सकते हो। बट मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू देने की कोशिश करी, क्योंकि उससे इंसान खुलता है, अलग अलग क्वेश्चन पता चलते हैं, फिर उन पे वो काम करता है, तो ये है यूजफुल। सर रिटन पेपर की जो आपने राइटिंग प्रैक्टिस की बात की,
तो उसमें आप प्रैक्टिस दोनों कौन से मीडियम से आपने दिया था पेपर, हिंदी या इंग्लिश? मैंने इंग्लिश मीडियम से पेपर दिया था, हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दिया था। ओके, तो इंग्लिश मीडियम से ऐसा कुछ होता है क्या कि अगर हम हिंदी में पेपर लिखते हैं तो थोड़ा मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है, अगर जो इंग्लिश में लिख के आता है उसको थोड़ा ज्यादा स्कोर मिलता है? मैम ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरे इंग्लिश में लिखने के बाद भी 93 मार्क्स हैं, और मैं फ्रेंड मेरे सिलेक्शन के बाद बनी जिनके हिंदी में लिखने के बाद भी 99 मार्क्स है, और एक को जानता हूँ जिनके हिंदी में लिखने के बाद 104 मार्क्स है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी पकड़ होनी चाहिए उस लैंग्वेज पे। ऐसा नहीं कि हिंदी लिख रहे हो तो कुछ भी लिख रहे हो, फिर अच्छी हिंदी चाहिए फिर उधर। तो सर आपने क्या बहुत अच्छे वोकैबुलरी, बहुत ज्यादा अच्छी लैंग्वेज यूज करी थी अपने आंसर्स में? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज या फिर फैक्ट्स? मैम बहुत ज्यादा अच्छी लैंग्वेज की बात करें, अगर मैंने बहुत ज्यादा अच्छा यूज किया होता तो 93 नहीं आते, 100+ आते। तो मैं बहुत ही सिंपल लिखने वाला हूँ, बस आइए मुझे लिखने की समझ है। जैसे मैं राइटिंग प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं आता। मैंने कभी सीएपीएफ के एग्जाम के लिए एक सिंगल ऐसे नहीं लिखा आज तक, डायरेक्ट एग्जाम में लिखा है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी काबिलियत है, मैं कर लूंगा। मैं एवरेज भी लिखा है तो 90+ में ले जाऊंगा, अपना सारा काम पेपर 1 पे करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं, उनको आदत नहीं है। हमने कॉलेज में भी काफी सारे पेपर्स लिखे हैं, बच्चे भी लिखते हैं, लेकिन नहीं होती उतनी प्रैक्टिस। तो राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है। मैंने कभी राइटिंग प्रैक्टिस जो की नहीं खास ज्यादा, एक ऐसे भी नहीं लिखा मुझे याद आज तक, मैंने एक ऐसे एक आर्गुमेंटिक रिपोर्ट नहीं लिखा। तो क्वेश्चन, लेकिन सर टाइम लिमिट का भी तो होता होगा ना इसमें, कि इतना ही टाइम मिलता होगा आपको ये ऐसे लिखने के लिए, तो वो हो जाता है उसमें? उसके लिए टाइम मैनेजमेंट एग्जाम आपको ऐसा बनना पड़ेगा, या तो आप अभी से प्रैक्टिस करके चले जाओ इतने की टाइम को मैनेज कर सको, या फिर आप उधर ऐसे हो जाओ कि कॉन्स्टेंटली आपके सामने घड़ी रखी हो, आपने कैलकुलेशन कर रखी हो। लाइक मेरी कैलकुलेशन होती थी कि एक ऐसे को 17 मिनट लिखना है। जैसे मेरे को दिखता था कि 17 मिनट से कम बचा हुआ है, तो मैं स्पीड बढ़ा देता था, वर्ड्स की साइज बढ़ा देता था, वर्ड्स का गैप बढ़ा देता, स्पेस पूरा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, आज यहाँ आने के लिए दिशा पब्लिकेशन के ऑफिस में, और हमें इतने अच्छे से गाइड करने के लिए। आई होप कि जो भी CA/PF/AC एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे ये इंटरव्यू, उनको काफी हेल्प हुई होगी आज ये इंटरव्यू देखने के बाद। और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई सून। सो थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।